सो हेलो एंड वेलकम बैक टू डी डी एन मोटो 3। आज मेरा जो टॉपिक है ये होगा क्यू एन ए टाइप का वीडियो। और इसमें मैं क्यू एन ए करूँगा आपका N250 के बारे में। वैसे काफ़ी लेट बन रहा है वीडियो, जल्दी लेट। तो आज N250 वाला ये सेगमेंट होने वाला है। इसमें मैं N250 से रिलेटेड जो आपने क्वेश्चंस पूछे उसके जवाब दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, ये है शुभ चक्रवर्ती 7030 का। तो इन्होंने पूछा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लॉन्ग राइड टूरिंग के लिए N160 अच्छी होगी या N250 सही रहेगा, और बेस भी डेली बेसिस पे सिटी कम्यूट करनी पड़ती है और थोड़ी बाहर स्मॉल साइज हैज भी हिल्स भी चढ़नी पड़ती है। तो इनके हिसाब से, वैसे काफ़ी पुराना क्वेश्चन है बट इन नॉर्थ ईस्ट का मेरे को, वैसे मैं गया नहीं हूँ तो मेरे को उसका आइडिया नहीं है। बट नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियाँ हैं। अब जैसे उत्तराखंड में रहता हूँ तो उत्तराखंड में भी जगह जगह वैली एरिया है पूरा। तो भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से या जोग्राफिक दृष्टि के हिसाब से अगर देखें तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वो भी पहाड़ी क्षेत्र है, काफ़ी हद तक वैली क्षेत्र भी है। तो वहाँ पे N160 ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि पहाड़ पोर्ट पर चलाने में आपको N160 में ज़्यादा मजा आएगा। लीन वगैरह आप ज़्यादा इजीली करोगे N250 के बनस्पत, क्योंकि वो थोड़ी हल्की भी है इससे। N160 N250 से हल्की है। और साथ ही साथ उसमें साइड में, राइट साइड में एग्जॉस्ट भी नहीं आता। तो जब आप लेटाओ लेटाओ पहाड़ पे तो आपके एग्जॉस्ट टकराने के चांसेस नहीं रहते। आई होप मैंने इसका आंसर कर दिया हो। उसके बाद देखते हैं माइलेज कोई तो बताओ यार। मैंने पूरे वीडियो में कई बार अच्छा ये किसका है, प्रेशर गेमिंग 45। तो इन्होंने लिखा है माइलेज कोई तो बताओ यार। तो माइलेज मैंने ऑलरेडी बताया है, 38 से लेके 44-45 तक का माइलेज मिल जाता है हमें। और राइडिंग कंडीशंस पे डिपेंड करता है, राइडिंग कंडीशंस और आपकी क्या बोलते हैं, राइडिंग टाइप की, आप कैसे बाइक चलाते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको 30-32 का भी माइलेज मिलता है N250 से, बट मेरे को 38 के तो ऊपर ही मिलता है। सिटी में भी 38-39 सिटी में निकाल लेता हूँ और 44 से लेके 46 तक का माइलेज मैंने हाईवे पे निकाला है। अंकित कटारिया 402 इस बाइक की सर्विस कॉस्ट क्या होगी, लास्ट सर्विस कॉस्ट। तो 5 महीने पहले इन्होंने पूछा था, तो उस टाइम तक मेरी बाइक लगभग 16,000-17,000 किलोमीटर ही चली थी। नहीं, 18,000 किलोमीटर चली होगी आई थिंक। उस टाइम तक जो मेरी बाइक थी इतनी चली थी, और लास्ट सर्विस लगभग 2,000-2,100 के आसपास उस समय बैठी थी। एग्जैक्ट मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अभी आपको। तो लेकिन जो अभी वाली लास्ट सर्विस मेरी बैठी है, यानी कि कौन सी हुई है, 4, 5, 6, हाँ तो 6 सर्विस जो अभी मेरी हुई थी, इसमें मेरे 4,000 रुपये लग गए, क्योंकि मैंने 20,000 किलोमीटर के बाद इसका चेन सेट वगैरह बदलवाया था। तो 2,000, 2-2,500 का वो लगा था। बाकी 2,000 के आसपास की सर्विस थी, तो 4,000 प्लस लग गए थे मेरे। ठीक है, तो 20,000 किलोमीटर के बाद मैंने इसका चेन सेट बदलवा दिया। तो ये ऑन एवरेज आप मान के चलो इसकी सर्विस कॉस्ट 2,000 रुपये तक की बैठेगी। 2,000 से लेके और 1,800 से 2,000 के बीच में, अगर कोई छोटा मोटा पार्ट भी नहीं बदला तो 1,800 से 2,000, लेबर चार्ज इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। ठीक है। बिल्टू पंडित i3D, इनका क्वेश्चन है पिलियन कंफर्ट इन लॉन्ग राइड। तो पिलियन कंफर्ट इन लॉन्ग राइड इज एक्चुअली वेरी गुड। क्या है कि ये बाइक जो है आपकी, ये सबसे ज़्यादा बड़ी सीट ऑफर करती है अपने सेगमेंट में। N250 में मेरे को लगता है 250 सीसी की और कोई बाइक इस मार्केट में नहीं है। मतलब 350 में से बुलेट वगैरह आती है, पर बुलेट बिल्कुल एक कम्यूटर बाइक हो जाती है, मतलब लुक वाइज एक कम्यूटर हो जाती है। और ये जो है N250 स्पोर्ट्स कम्यूटर है। तो स्पोर्ट्स कम्यूटर में मेरे को नहीं लगता 250 सीसी में कोई भी बाइक ऐसी है जिसकी सीट इतनी बड़ी है। और दूसरा बस ये है कि आपको थोड़ा सा चढ़ने चढ़ने में दिक्कत होगी, जिसकी हाइट कम है उसे पीछे। और जो उसके ये ग्रैब हैंडल्स ऐसे तीर वो सांड के सींग की तरह बाहर को निकले, वो बस आपके कपड़ों में फंस सकते हैं। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, एक बार चढ़ गए तो बहुत लंबा आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो पिलियन कंफर्ट अच्छा है इस बाइक का। फिर बात करते हैं द वैंक्यूशर गेमिंग। भाई मैंने सुना है कि इस बाइक के टायर्स की वजह से वॉबलिंग इशू आता है हाई स्पीड में। टायर्स चेंज करके अपोलो H1 या कोई और अच्छा वाला टायर्स लगवा लो, वॉबलिंग इशू चला जाएगा, अदर यूजर्स बोल रहे हैं। थैंक यू, आपने मतलब सजेस्ट किया। और दूसरा, मैं ऑलरेडी ये अपोलो H1 डलवा चुका हूँ। और मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है N250 के बारे में, तो मैंने उसमें कहीं नहीं बोला कि मेरे को वॉबलिंग इशू आ रहा है। मैंने कहा वॉबलिंग इशू से रिलेटेड। हाँ, तो वॉबलिंग इशू में ये है कि हाई स्पीड में वॉबलिंग इशू नहीं, कॉन्फिडेंस लूज होता है। वॉबलिंग इशू नहीं आता, कॉन्फिडेंस लूज होता है। मेरी बाइक नहीं हिली, और मैं वैसे मैंने ज़्यादा तेज भी नहीं चलाई। अब तक मैं 130 या 135 के आसपास तक लेके गया हूँ, उससे ऊपर नहीं ले गया हूँ। भाई बहुत मेहनत से बाइक ली है, ज़्यादा पंगे मैं लूंगा नहीं उस बाइक पर। मतलब फुल कैश में ली थी मैंने, अपने ही पैसों पर। और हाँ, ये आपने ये भी लिखा था टायर्स चेंज करके अपोलो H1 या फिर कोई अच्छा वाला लगवा लो। तो अपोलो H1 मैंने पीछे लगाया रेयर में 140 सेक्शन का, और फ्रंट में है C8 का जूम है, और वो 110 सेक्शन का है। हाँ, तो ये मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। वॉबलिंग इशू नहीं था, बट मेरे टायर घिस गए थे तो मेरे को नए लगवाने थे। MRF के मिल नहीं रहे थे। MRF अच्छे चल गए भाई, 2 साल चल गए।
तो 2 साल से ज़्यादा चल गया MRF पे टायर। मेरे को ये था कि मेरे को स्पीड के लिए नहीं चाहिए, मेरे को लंबे रन के लिए चाहिए, तो MRF पे टायर ढूंढ रहा था, नहीं मिले। बट फिर ये हुआ, मैं कहा चलो अभी अपोलो मिल रहा है, अपोलो डलवाया, और ये आपका C8 का मिल रहा था फ्रंट का, तो वो डलवाया, क्योंकि एग्जैक्ट सेक्शन के वो थे। और उसके बाद मैंने ये आपका अयोध्या वाला टूर मारा था, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को पूरे रास्ते। तो दूल डैश देहरा का कमेंट है, आई एम प्लानिंग टू बाय दिस, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम एंड व्हाट इज द सर्विस सेंटर लाइक, इज इट सेटिस्फैक्टरी, विद सर्विस सेंटर डू यू प्रेफर, इफ आउटसाइड और वन आर एनी बेटर। सो सर्विस तो मैं अभी भी सेंटर से ही करवाता हूँ, इन्हीं के, मतलब मयूर ऑटो है यहाँ पे देहरादून में, राजपुर रोड पर उनका शोरूम है, बहुत पुराना। बाइक वहीं से खरीदी थी मैंने, और सर्विस सेंटर सेटिस्फैक्ट्री है। तो 1st से 4th तक तो बिल्कुल बहुत बढ़िया था। पहली 3 सर्विस इनके लेबर चार्जेस फ्री होते हैं, 4th सर्विस पेड हो जाता है, लेबर चार्जेस भी। और बाकी 5th और 6th सर्विस हुई थी, उसमें अलग अलग मैकेनिक ने किया, पर दोनों ने एक ही गलती कर दी। जो इंजन ऑयल का केस होता है, उसमें इन्होंने सील प्रॉपर लगाई नहीं, तो मेरा इंजन ऑयल बाइक का लीक होने लग गया। तो पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ऑफिस ही जाना था, तो अगले दिन मैंने वहां जाके करवा लिया। लेकिन जो दूसरी बार था, तो अयोध्या के ट्रिप से जस्ट एक दिन पहले इंजन ऑयल, मतलब मैं सर्विस करवा के आया था, और वह यहाँ से लगभग देहरादून से अपने घर से मैं 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पे था, और मैं नीचे देखता हूँ मेरे इंजन ऑयल ऐसे टप 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 वहां से पानी, वो इंजन ऑयल लीक मार रहा है। बट वहीं पे मैंने सर्विस करवा ली। सर्विस भी क्या करवाई मैंने, सील प्रॉपर लगवा ली बिजनौर में। तो 50 रुपए का खर्चा है, बट ये है कि भाई हैक्टिक तो था। अगर आपकी गाड़ी कहीं चल रही है और आप नीचे से देख रहे हो इसमें से कुछ लीक मार रहा है, तो भाई आपको टेंशन हो जाएगी। तो जो 5th और 6th सर्विस थी वो सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल नहीं थी, बट जो 1st to 4th थी वो काफ़ी अच्छी थी। अभी 5th और 6th के बाद अगर इस बार भी कुछ हुआ तो मैं बहुत कुछ सुनाने वाला हूँ इन्हें। खैर, विच सर्विस सेंटर डू यू प्रेफर, इफ आउटसाइड वन आर एनी बेटर। बाहर मैंने नहीं करवाई है सर्विस अभी तक, और अभी तो खैर वारंटी वगैरह में ही होगी। कितना टोटल मिला के अब तक आज की डेट में 25,000 किलोमीटर से थोड़ा ही ऊपर चली है। विच सर्विस सेंटर डू यू प्रेफर, ऐसे यार 1st to 4th सर्विस पे तो मैं कहता कि हाँ वहीं से करवा लो, बट अब ऐसा मैं कुछ कह नहीं सकता कि यहाँ पे कहाँ से करवाओ। ठीक है, करवाओ तो वहीं से, वैसे सर्विस ठीक करते हैं, बट खड़ा होना पड़ेगा वहीं पे आपको, बिल्कुल उनके मुंह पे खड़े हो जाना। ठीक है, सर्विस करते हो और एक एक चीज़ देखना। तो 5th सर्विस में तो ठीक था, 6th सर्विस में मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो ये हो सकता है। वरना 1st to 4th सर्विस पे तो मैं तो बिल्कुल वहाँ पे जहाँ पे वर्कशॉप होती है, और जो मैकेनिक कारीगरी करते हैं अपने, मतलब मैकेनिक जो फिट वगैरह करते हैं, सर्विस करते हैं बाइक की, मैं उन्हीं के सर पर खड़ा हुआ था लगातार। खैर, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एनेस्थीसिया, 2004, एकदम न्यू बाइक चलाई, 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ था, तब इंजन से जलने की स्मेल, शायद इंजन ऑयल कोटिंग और स्मोक दिखा, इज इट नॉर्मल। तो 6 महीने पुराना इनका क्वेश्चन है, तो सॉरी। वैसे मैंने रिप्लाई कर दिया आप सभी को, टेक्स्ट में तो सभी को रिप्लाई कर दिया, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ। अगर नई बाइक चलाई आपने, 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ, इंजन से जलने की स्मेल आ रही है, इंजन ऑयल कोटिंग, स्मोक दिखा, तो जब भी आप बाइक वगैरह लो, N250 हो या कोई भी बाइक हो, तो ना एक बार वो करवा लो आप अपनी बाइक की PDI खुद करो, मतलब प्री डिलीवरी वो होता है ना इंस्पेक्शन, उसको करना बहुत ज़रूरी है। बाइक का एक एक पार्ट चेक करो, कहीं से भी देखो लीक वगैरह ना मार रहा हो। इंजन ऑयल कोटिंग और स्मोक दिख रहा था, इज इट नॉर्मल? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। स्मोक दिख रहा है नई बाइक में, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बाइक में कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है, या उधर से क्या दिक्कत हुई है इसका तो आप अंदाजा लगाएं। राहुल रेन, इनका कमेंट है, बाइक कोल्ड स्टार्ट में इशू आ रहा है, क्या किसी को आजकल स्टार्ट हो जाती है, फिर 2-4 सेकंड में बंद, फिर 3-4 बार स्टार्ट करना पड़ता है, सेम इशू आता है, फिर बंद नहीं होती, इसका कोई सोल्यूशन है? फिर बंद नहीं होती, बंद क्यों नहीं होती? बंद तो हो जाती है बाइक। क्या कोल्ड स्टार्ट में मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक तो सबसे पहले जब आप रात को बाइक चला के लाओ, तो एकदम से स्विच मत बंद कर दो। ठीक है, वो अपना आप किल स्विच बंद करो, और 10-11 सेकंड रुक के, मैं तो 10 सेकंड रुकता हूँ बाइक लाने के बाद, जैसे रात को बाइक लाया 10 सेकंड रुकता हूँ, सर्दियों में भी। उसके बाद किल स्विच बंद करता हूँ, फिर 1-2 सेकंड का पॉज लेके फिर मैं इग्निशन ऑफ कर देता हूँ उसका। तो सुबह मैं क्या करता हूँ, जब मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ सुबह के समय, तो सबसे पहले यही है, इग्निशन ऑन किया अपना, या किल स्विच ऑन किया, फिर एक टें की आवाज आती है, उसे होने दो पूरा। ठीक, उसको होने दो, फिर क्लच दबाओ, तब सेल्फ मारो, और ऐसे हल्का सा बस रखो, सेल्फ मार के बस हाथ रख के रखो। मैंने तो ये देखा है, मैं हाथ रख के रखता हूँ, एक्सीलेटर मत देना, हाथ रख के रखा, सेल्फ मारा, क्लच मत छोड़ना भी, और 3-4 सेकंड बस ऐसे ही रखो, ऐसे पोजीशन में, फिर धीरे से छोड़ दो दोनों, बाइक ऑन हो जाएगी। पूछा सा @DDN Moto3, अच्छा ये तो मेरा ही चैनल है। आप जहाँ जॉब्स क्या है, आपका जॉब क्या है? तो जी मैं लैब असिस्टेंट हूँ डिज़ाइन में, और बाकी अगर
आपको मेरे डिज़ाइन वगैरह देखने हैं तो आप विज्ञप्रत इंस्टाग्राम पे और प्रत सारथी नीचे मैं लिख दूंगा। अच्छी मैं बाइक की स्केच कर लेता हूँ, बाइक कार की स्केच कर लेता हूँ, और बाकी मैं इंटीरियर वगैरह का भी उसमें डिज़ाइन करता हूँ, तो आप देख सकते हो। प्रियंका शर्मा 703 खेड़ा क्या होता है? खेड़ा N250 के उसमें मैंने कब बोला खेड़ा? पता नहीं, बोला होगा। तो खेड़ा जो होता है ये आपका जो मैदानी गांव होते हैं भारत देश में, मैदानी गांव कस्बे वगैरह होते हैं, उन्हीं को खेड़ा बोल देते हैं, तो यही खेड़ा है। नजर फयाज N9X ब्रो, लॉन्ग राइड पर हीटिंग इश्यू तो नहीं आता है? तो लॉन्ग राइड पे तो बिल्कुल नहीं आया, बट लॉन्ग राइड पे अगर कहीं आपको ट्रैफिक जाम मिल जाए तो आ जाएगा, वो भी अगर गर्मी वगैरह है, ट्रैफिक ज़्यादा है, ठीक है, गर्मी है, तब आपको हीटिंग इशू फील होगा, बहुत हल्का फील होता है। ऑयल कूल्ड है ये बाइक, तो ये है कि अगर होता भी ऑयल कूल्ड है ये बाइक, तो अगर होता भी है तो ये है कि इंजन बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो ये फायदा रहेगा आपको। ऑयल कूल्ड आती है N250, तो लॉन्ग राइड पे आपको हीटिंग इशू नहीं आएगा। लॉन्ग राइड पे अगर जाम में फंस गए तो फील हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। MD शाहिद KE8PM, मेरा बाइक में डबल स्टैंड की साउंड आ रहा है जब मैं कोई स्पीड ब्रेकर में उठाता हूँ, आपको हो रहा है क्या? पता नहीं, ऐसा तो मेरे बाइक में कभी नहीं हुआ। ये तब हो सकता है या तो आपका स्टैंड ढंग से ना लगा हो, या फिर स्टैंड की नेट वगैरह ढीले हो, ये दो ही केसेस में हो सकता है। इसके अलावा तो मेरे को और कोई लगता है कि कोई और रीज़न हो सकता है नीचे भिड़ने का स्टैंड का आपका स्पीड ब्रेकर पर, तो देख लीजिएगा उसको, ठीक है। नहीं, या तो आप ढंग से लगा लीजिए, और अगर आप ढंग से लगाते हैं, क्या पता नेट वगैरह जो है उसके वो दिखवा लीजिए और उसको ठीक करवा लीजिए। डॉक्टर ऋत्विक, ठंड के टाइम मॉर्निंग में एक सेल्फ में स्टार्ट नहीं लेती बाइक, कुछ देर के लिए स्टार्ट होकर फिर ऑफ हो जाता है, 5-6 सेल्फ करने के बाद स्टार्ट पकड़ती है, डू यू फेस द सेम? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं फेस करता मैं बाइक ऑन करता हूँ, पहले इग्निशन ऑन किया, फिर फिर आपका किल स्विच ऑन किया, तो बाइक टैं बोलती है, फिर मैं सेल्फ मारता हूँ, क्लच दबा के ऑन छोड़ता हूँ, और थोड़ी देर में बाइक अपने आप ही गर्म गुरम होके, मतलब बहुत जल्दी, कुछ 10 सेकंड तक मैं ऐसे बाइक को छोड़ता हूँ, 10-11 सेकंड जो भी है, थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देता हूँ, बाइक ऑन हो जाती है, उसके बाद मैं फिर चलता हूँ कहीं पे ले जाने के। और अगर आप रात को स्विच वगैरह सब बंद कर दे तो क्या पता आपको थोड़ा इशू ना आए। और दूसरा, शेड वगैरह में खड़ी करिए बाइक, फायदा रहता है। बाइक क्या, कुछ भी आप गाड़ी गुड़ी लेते हैं तो हल्की शेड में खड़ी करेंगे तो अच्छा रहेगा सर्दियों में। तो मेरी बाइक तो ऑलरेडी शेड में खड़ी होती है, तो मैंने जैसा पहले बोला, तो क्या पता इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं आती। फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग Y1H, वाई सर्विस में कितना लग जाता है? बेसिकली आप मान के चलो 1800 से 2000 तो लग ही जाएंगे नॉर्मल, ठीक। और अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है तो 2000 के ऊपर जाएगा, 2000 भी लग सकते हैं, 2000 के ऊपर भी जा सकता है, छोटे मोटे पार्ट्स के साथ 1800 तो लगेंगे ही आपके सर्विस और लेबर चार्ज वगैरह इंक्लूड करके, बिल्कुल जनरल सर्विस के। बट 2000 के थोड़ा ऊपर चल जाएगा। 250 सीसी में ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो यही है सर्विस का। 1800 से 2000, 2100 के बीच में आपकी सर्विस हो जाएगी इजीली। कोई पार्ट लगेगा तब शायद ऊपर जा सकता है। रैंडॉन शॉर्ट 7316 रैंडॉन, अच्छा जी, बता दो ब्रो व्हाई यू चूज दिस बाइक। तो ऑलरेडी बता दिया मैंने, उसमें वो ट्रम्प वाला आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने बताया है कि बाइक क्यों चूज की थी मैंने। ये बाइक चूज करने का कारण था, मेरे को एक प्रैक्टिकल बाइक चाहिए थी जिसमें मेरे घर वाले भी बैठ जाए, आगे पीछे की सीट इसकी कंफर्टेबल है, हाँ चढ़ने में कभी कभी दिक्कत होती है बट हो जाता है इतना मैनेज। और दूसरा, ऐसी बाइक चाहिए थी जिसका पिकअप बहुत तगड़ा हो, ठीक। और लुक्स में किसी और को लगे ना लगे, मेरे को थोड़ी अपीलिंग सी लगे, मेरे को लगती है इसका रेड कलर का और गोल्डन शॉकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। राजा सिंह हैव ईवो 8870, भैया मेरा N250 में आफ्टर फर्स्ट सर्विस 29 किलोमीटर आ रहा है, तो 29 से लेके 30 किलोमीटर दे रहा है सिटी में, स्पीड भी कम करके चलाता हूँ। तो अब तो सिर्फ सर्विस का ही नहीं होता, इसमें ये भी होता है कि भाई आप कैसे बाइक चला रहे हो। और अगर आपने स्टार्टिंग में, मतलब जब आपकी बाइक 500 किलोमीटर भी नहीं चली हो, और अगर उससे पहले अगर बाई चांस ये आपने क्या बोलते हैं पहली सर्विस से पहले अगर आपने बाइक ज़्यादा तेज चला दी, तो फिर बाइक में थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत आएगी ही। पहले बाइक को थोड़ा रवा होने देना, उसके बाद धीरे धीरे, जैसे सेकंड सर्विस पे मैंने अपनी बात करूं तो फर्स्ट सर्विस से पहले मैंने 60 के ऊपर नहीं चलाई बाइक, और सेकंड सर्विस तक 80। जैसी सेकंड सर्विस हुई तो मैंने फिर खोल दी बाइक, तब सेकंड सर्विस के बाद भी मैं 130-135 की स्पीड पे लेके गया था उस बाइक को। खैर, स्पीड भी कम करके चलाता हूँ, आपने ये भी लिखा है, तो स्पीड और गियर का रेशियो बनाना बहुत ज़रूरी है, कि ये नहीं कि आप चौथे गियर को बहुत कम चला रहे हो, वैसे चल जाती है ये, इसका टॉर्क अच्छा है तो चला लोगे आप, बट ये है कि स्पीड अगर आप कम करके चला रहे हो तो गियर वगैरह भी मेंटेन करके चलाओ। हेलमेट कौन सा है भाई आपका? ये N250 वाले टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो गया, बट ये इसी वीडियो का कमेंट था तो इसलिए इसमें इंक्लूड कर दिया। तो हेलमेट कौन सा है, तो उस समय तो सिर्फ एक ही था, SBA7 स्टील बर्ड का आता है। अब मेरे पास दो है, SBA7 स्टील बर्ड और दूसरा आपका ये क्या नाम है दूसरे वाले का, SMK स्टेट्स का हेलमेट आता है, रेप्टाइल टाइफून।
थिक ग्रीन कलर का। अब बात करते हैं आदर्श डॉट उपाध्याय से। भाई मैं नेक्स्ट वीक बुक करने वाला हूँ, बस कुछ लोग बोल रहे हैं 25-30 का माइलेज, बस इसका डर लग रहा है। भाई आपका वीडियो देख के अच्छा लगा, हो सकता है रिप्लाई करना। भाई 30 माइलेज तो देगी ही ना? बिल्कुल दे देगी, बट राइडिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक तो बहुत ज़्यादा खींच के नहीं चलानी है, दूसरा और आई थिंक ये 6 महीने पुराना वीडियो है, तो सॉरी ऐसे लेट रिप्लाई कर रहे हैं हम वीडियो बना के। हाँ ये है कि मैंने रिप्लाई आपको टेक्स्ट में कर दिया होगा, ऑलरेडी आई थिंक कर रखा है। तो क्या बोलते हैं, अगर आपने बाइक ले ली अब तक तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई और बाइक ली है इसके अलावा भी तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था 25-30 का माइलेज, लोग कौन है वो मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि खुद किसी को मिल रहा है तो अलग बात है, बट बेकार बात है लोग किसी और की बाइक के लिए क्यों बोलते हैं पता नहीं मेरे को। बट ये है स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा कम माइलेज मिले फर्स्ट सर्विस से पहले पहले, बाइक जब तक रवानी होगी, बट मतलब 35 के नीचे मिलेगा। ठीक, उसके बाद जैसे आपकी सर्विस हो जाएगी, बाइक थोड़ी चल जाएगी, तो बाइक अच्छा माइलेज दे देगी। और जब तक फर्स्ट सर्विस ना हो तब तक आपको ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी बाइक। मतलब मैनुअल देखो बाइक का, उसमें जो स्पीड लिमिट लिखी है उस हिसाब से चलाओ फर्स्ट और सेकंड सर्विस तक। थर्ड सर्विस वो सेकंड सर्विस जैसी हो फिर तो खोल दो अपने घोड़े बाइक के, जितनी चलानी उतनी चलाओ। बट हाँ माइलेज का फिर थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। बट ये है कि 25-30 का माइलेज इतना नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मिल जाएगा वो 35 के ऊपर का मिलेगा, चाहे कितना ही जाम लगा हुआ हो। ठीक, बाकी आपका जो पुलिंग है उसमें सारा माइलेज का खेल होता है। ऐसे मरोड़ के भगाओगे तो माइलेज कम ही होगा, गियर के हिसाब से तब पुल करोगे तो अच्छा माइलेज मिल जाएगा। स्पोर्ट दादा 1998, स्पोर्ट अड्डा 1998 माइलेज इश्यू तो है, कंपनी क्लेम करती है 44 बट एक्चुअल 30 देती है। कंपनी क्लेम करती है 44, भाई मेरे को तो 46 मिला है इसमें, और 38 भी मिलता है। 38 मेरे को मिल जाता है आपका ये सिटी में नॉर्मल कम्यूट करते हैं, और बाकी 44-46 का माइलेज मैं हाईवे पे निकाल लेता हूँ। 30 देती है, 30 ये तभी देती है जब आप बाइक को बहुत ज़्यादा रगड़ के चलाओ। नॉर्मल बाइक चलाओगे, मैं तो 5th गियर पे 80 की स्पीड पे अगर मेंटेन कर रहा हूँ, 46 से नीचे माइलेज दे ही नहीं सकती मेरे को, इतना मैं श्योर हूँ। और हाँ रोड कंडीशन भी डिपेंड करता है, रोड नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मतलब तंग हो, एक के पीछे एक हम लोग चल रहे हो। माइलेज इशू नहीं है, ये डिपेंड करता है कोई पुलिंग वगैरह का कि आप कैसे एक्सीलेटर ट्विस्ट वगैरह कर रहे हो। आदर्श डॉट उपाध्याय, रीडियन मोटो भाई मैं स्मूथ ड्राइव करता हूँ, 70-80 मैक्स है, और सिटी में 50 तो 35 प्लस तो होगी ना माइलेज तो? हाँ मिल जाएगा आपको, इजीली मिल जाएगा, सिटी में 35 प्लस मिल जाएगा, बट सिटी में ट्रैफिक भी हो तो भी आपको 35 प्लस मिल जाएगा, और हाईवे पे आपको मिल जाएगा 44-45 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा। आप थोड़ा गियरिंग कॉम्बिनेशन ठीक रखना, ये नहीं कि अगर आप बहुत धीरे चला रहे हो तो बड़ा गियर है और तेज चला रहे हो तो तीसरे चौथे गियर पे। ठीक, हसन अली बरोड़ा वाला इंडियन 7511, बार बार गियर तो चेंज नहीं करना पड़ता ना भाई? जी नहीं बिल्कुल नहीं करना पड़ता, ये सबसे बड़ा बात होती है। जो भी टॉर्की बाइक होती है जिनका पिकअप अच्छा होता है उनमें आपको ज़्यादा गियर चेंज करने की जरूरत नहीं होती। सिटी में नॉर्मली जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है, एक तो होता है बिल्कुल ऐसा बिल्कुल एक के पीछे एक चलने वाला। सिटी में मेरे को क्या है कि मैं तीसरा गियर रखता हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ तो भी, अकेले जा रहा हूँ तो भी, तो बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तीसरे गियर पे सारा काम बेसिक बेसिक हो जाता है। एन जे खुले 9999, just guide me as to how can I manage about its high turning radius or I can become used to it after some time. तो जब आप बाइक टर्न करें, यू टर्न वगैरह पे एकदम से आपको काटनी है, ठीक है, तो आपको बाइक थोड़ी सी लीन करनी पड़ेगी, बहुत हल्की से, ऐसे हल्की सी लीन करके। अगर आपकी हाइट वगैरह ठीक ठाक है, नॉर्मल है, मेरी इतनी है, मतलब 5'6", 5'8" वाली हाइट आपकी, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टांग भी लगाने की जरूरत नहीं है धरती पे। बट अगर आप 5 फीट से नीचे के इंसान है, 5 फीट 5'2" या 5'3" के आसपास के, तो आपको जब आप टर्न मारोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, एक पैर नीचे रख के तब मोड़ना। और हाँ ये ज़रूर है कि थोड़े समय बाद आप यूज टू हो जाते हैं बाइक के। तो आई थिंक यही थे वो सवाल जो N250 वाले वीडियो में, जिसमें 17,000 बाइक चली है, वो 16,000 बाइक चली है और 17,000 आप लोगों ने व्यूज़ दिए हैं मेरे को। तो इसीलिए ये सवाल थे। आप देखते हैं कि इस वाले वीडियो पे आप कितने व्यूज़ देते हैं। आई होप मैं टारगेट कर रहा हूँ एटलीस्ट 3,000 व्यूज़ तो इस पर भी दे ही दो। तो यही थे वो कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने किए N250 के बारे में, और एक आध इधर उधर का भी क्वेश्चन था। आई होप मैंने सारे ही रिप्लाई कर दिए N250 से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। और बाकी आपका बाइक अब मेरी वैसे 25,000 किलोमीटर चल चुके हैं। अगर आप चाहते हैं 25,000 किलोमीटर पे ओनरशिप रिव्यू बनाना, तो इस वीडियो पे भी एटलीस्ट 3,000 व्यूज़ करवा दीजिए। और थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।